मानव विचार प्रक्रियाओं की विकास यात्रा झुंड निर्माण की पशु विचार प्रक्रियाओं को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार प्रक्रियाओं में बदलने के साथ शुरू हुई। यह आगे चलकर दार्शनिक और वैज्ञानिक विचार प्रक्रियाओं और अंततः उत्कृष्ट आध्यात्मिक आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाओं में विकसित हुआ, जो मानव मस्तिष्क, जिसको हम माइंड कहते हैं, उसके निर्माण के लिए मानवीय ब्रेन की उत्कृष्ट न्यूरोबायोलॉजिकल इवोल्यूशन के फलस्वरूप संभव हो पाया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठले चिंतन का चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर बात होती है मानवीय दिमाग की, उसकी न्यूरोबायोलॉजी की, और साथ ही में समझने की कोशिश करते हैं उसके अद्भुत वैचारिक इकोसिस्टम को और उसमें चलने वाले आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों की, और किस प्रकार से ये विचार हमारे हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग के साथ ही साथ समाज, मानवता और मानवीय मूल्यों को गढ़ते हैं और मानवीय विचारों को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन और सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। प्रसिद्ध लेखक और विचारक स्टीवन पिंकर ने अपनी पुस्तक हाउ द माइंड वर्क्स के 2009 संस्करण में माइंड को ब्रेन के एक उत्पाद के रूप में और साथ ही में इसे एक एवोल्यूशन के एक उत्पाद के रूप में उल्लेखित किया है। प्रारंभ में ये सभी विचार जब अपनी विकास यात्रा में विकसित हो रहे थे, तब उनमें धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक विचार प्रक्रियाओं की प्रमुखता थी, जो कि मानवीय विकास के आरंभिक चरण में संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद विकासात्मक रूप से सबसे विकसित विचार प्रक्रिया थी। धीरे धीरे मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमताओं और पर्यावरण और अस्तित्व की वास्तविकताओं ने विचार प्रक्रियाओं के विकास को ज्यादा गतिशील बनाने के फलस्वरूप अन्य विचार प्रक्रियाओं के विकास को भी बढ़ावा मिला, जिसने आगे चलकर गति पकड़ी। ऐसा नहीं था कि उनमें से कोई भी स्वतंत्र इकाई के रूप में रहा हो। ये सब विचार प्रक्रियाओं के एक जाल या इकोसिस्टम के रूप में विकसित हुआ, जहां पर ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होने के साथ ही साथ एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए भी थे और अलग भी थे। मानवता के व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर अपने अंतर संबंधों और परस्पर निर्भरता के आधार पर एक दूसरे के साथ विकसित होने से एक अद्भुत मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम का उद्भव हुआ। इस प्रकार विभिन्न विचार प्रक्रियाओं के विकास से व्यक्तियों के स्तर पर परस्पर विरोधी स्थितियां पैदा होने लगी। जैसे धार्मिक विचारों और वैज्ञानिक विचारों में अंतर्द्वंद के कारण वैज्ञानिक युग के आगमन के साथ ही साथ उस समय के वैज्ञानिकों पर धार्मिक विचारों का जबरदस्त प्रभाव था, और बहुत बार तो वैज्ञानिकों को उनके विचारों के लिए वैचारिक और शारीरिक हिंसा का शिकार भी होना पड़ा, क्योंकि व्यक्तिगत विचार जो सामूहिक मानवता की इकाई बनते हैं, सामूहिक मानवीय विचारों में प्रतिबिंबित होते हैं। इसे हम इन दो आसान उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक व्यक्तिगत स्तर पर, जब मैं एक छोटे बालक के रूप में हिमालय में अपने गांव में बड़ा हो रहा था, तो मेरे मन में देवी देवताओं के बारे में ज्वलंत कल्पनाएं हुआ करती थी। लेकिन जब मेरे मन में मेरे वैज्ञानिक विचार विकसित होने लगे, तो मेरे वैचारिक इकोसिस्टम में अनेक प्रश्न उत्पन्न होने लगे, जिसके कारण मैं कई परस्पर विरोधी विचारों से गुजरा, जिनमें मेरे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारों का विकास होने के साथ ही साथ इन विभिन्न प्रकार के विचारों के बीच एक संतुलन भी स्थापित हुआ, और साथ ही साथ में कई कन्फ्लिक्टिंग विचारों का जन्म भी हुआ, जिन्होंने आगे चलकर मुझे इन पर शोध करने को भी प्रेरित किया। इसी तरह सामूहिक मानवता के स्तर पर हमारे पास वैज्ञानिकों के कई उदाहरण हैं, जिन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे कुछ ऐसा कह रहे थे जो उस समय के लोकप्रिय धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारों के विरुद्ध था। मानवता की विभिन्न विचार प्रक्रियाओं के बीच इस झगड़े को सुलझाने में सदियां लग गई। हम इसे मानव विचार प्रक्रियाओं की विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं, जहां पर मनुष्यों के व्यवहारों में उत्पन्न हिंसा के पीछे उनके वैचारिक अंतर्द्वंदों को हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। धर्म, संस्कृतियों, विज्ञान, दर्शन
के विचार उनके विकास पथ पर हालांकि एक साथ और एक दूसरे के बल पर विकसित हुए, लेकिन विकास प्रक्रिया ने अंततः उन्हें अलग कर दिया और मानव मन पर उनके परिणामी प्रभावों में बहुत बार उन्हें एक दूसरे के विपरीत बनाकर उनके एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में भी खड़ा किया। इसलिए हम उन्हें मानव विचार प्रक्रियाओं के पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह हालांकि वे अलग-अलग हैं, लेकिन एक मैट्रिक्स के रूप में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। वास्तव में कोई भी विचार प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं है। वे एक दूसरे को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। किसी एक विचार प्रक्रिया की प्रमुखता मानव इतिहास में अलग-अलग अवधियों में सामूहिक मानवता के विचार को इसका स्वरूप देती है। मानवता और मानवीय मूल्यों को गाइड करती है और उसके उस समय के लिए अद्वितीय भी बनाती है। हम आसानी से समझ सकते हैं कि 21वीं सदी में सामूहिक मानव जाति की विचार प्रक्रियाओं की पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय वैचारिक विचार वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया और विज्ञान है। यह 20वीं शताब्दी में विज्ञान के असाधारण विकास के साथ स्पष्ट हो जाता है। मानवता के इतिहास की अधिकांश अवधि के लिए धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार प्रक्रियाएं मानव जाति की सामूहिक विचार प्रक्रियाओं के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख विचार प्रक्रिया के रूप में कायम रही। लेकिन 20वीं सदी से और विशेष रूप से इसके उत्तरार्ध से चीजें बदल गई। इसलिए 21वीं सदी में यह सोचने वाले लोगों का प्रतिशत न्यूनतम है कि कोविड-19 महामारी ईश्वर के क्रोध या अलौकिक शक्ति के कारण हुई। अधिकांश मानवता का यही मानना है कि यह सार्स-कोवी-2 नामक एक वायरस के कारण यह महामारी हुई, जो कुछ जंगली जानवरों से मनुष्यों में फैल गया और इसे केवल वैज्ञानिक हस्तक्षेपों द्वारा ही रोका जा सकता है। सरकारें वैज्ञानिक जगत की सलाह पर काम कर रही हैं। सरकारों और नीति निर्माताओं को सलाह देने के लिए 15वीं सदी की महामारी में धार्मिक पुजारियों की भूमिका थी, जो 21वीं सदी की महामारी में वैज्ञानिकों द्वारा ले ली गई है। धर्मों की भूमिका केवल व्यक्तिगत विश्वास प्रणालियों के स्तर पर ही सीमित है और सामूहिक मानवता के स्तर पर विज्ञान और वैज्ञानिक विचार प्रक्रियाएं अग्रणी हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में धार्मिक स्थलों को बंद करना 14वीं या 15वीं शताब्दी में अकल्पनीय था। यह दर्शाता है कि वैज्ञानिक विचार अब मानवता के सामूहिक विचारों के वैचारिक इकोसिस्टम की ड्राइविंग सीट पर है। फिर भी वो स्वतंत्र नहीं है। वो भी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारों पर अभी भी काफी हद तक निर्भर है। ये बात अलग है कि वो निर्भरता पिछले 200-300 सालों में काफी कम हुई है। फिर भी यह धर्मों, संस्कृतियों, दर्शन आदि के अन्य सभी विचारों के साथ काम कर रहा है। 21वीं सदी के कोविड-19 महामारी के संदर्भ में विज्ञान 14वीं सदी में ब्लैक डेथ महामारी के धार्मिक विचारों की तरह प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा है, ताकि होमोसेपियंस प्रजाति के जीवित रहने के तरीकों का पता लगाया जा सके। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमको अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।